नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, हम तैयारी कर रहे थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 एग्जाम की है ना, उसकी जो तैयारी कर रहे थे साथियों। तो हमारी जो पहली क्लास था वो कल हो चुकी है, जो बहुत अच्छी शानदार तरीके से क्लास हो चुकी है साथियों। तो आज हमारी दूसरी क्लास हो चुकी है 30 तारीख को। ओके, 30 तारीख को दूसरी क्लास यानी पार्ट नंबर दूसरी शिफ्ट की अंदर दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है। पास्ट पेपर को ऐसा कैसा पेपर आएगा साथियों, इस प्रकार का पेपर आपको चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएंगे साथियों, सारी लीजिएगा साथियों में। बहुत सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल होने वाले साथियों। यदि आप सीईटी के शानदार तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 ग्रेजुएट लेने के 10+2 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की 12वीं के लेवल के जो एग्जाम है उस चैनल के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी चैनल पर देखने साथियों। वे साथियों, जो शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, ये अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल ग्राम हमारा टेलीग्राम पर टेलीग्राम उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो साथियों, हमने जो क्लास थी हमारी पहली क्लास यानी कि जो पहली क्लास उसकी जो 60 क्वेश्चन थी वो कंप्लीट कर लिए हैं साथियों कल हमने। आज हम 61 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे साथियों। ओके, 61 नंबर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए उस गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। क्या तो सर लेंथ इसको बढ़ा देते हैं कि आपकी समझ में जाए कि प्रश्न क्या करना चाहिए। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध उसके विरुद्ध में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए अगणपूर की उसमें मतदान के हकदार व्यक्ति की कुल संख्या, यानी कि जो मतदान करने वाले अपने हक में व्यक्ति की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 उसमें अंदर व्यक्ति होने चाहिए साथी। वोट देने वाले व्यक्ति कितने चाहिए, 1/3 होने चाहिए साथी। क्लियर। अब देखेंगे हम 52 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। राजस्थान की जो प्रोटोम कौन सी विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो कौन होता है साथियों, कौन था साथियों मेरे प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर कल जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह। कौन थे साथियों, महाराणा संग्राम सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बस इसी प्रकार से आप क्लास को शेयर करता रहिएगा और सारे जो विद्यार्थी है उसको भी इसी क्लास में बुला लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी करवाते हैं साथियों हम। ओके, 63 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर किए जाते हैं, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है साथियों, तो शायद मेरे हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष। कौन, विधानसभा अध्यक्ष। ओके, तो आप एक बार इसको कंफर्म करके देख लीजिएगा साथियों। यदि गलत किसी प्रश्न का गलत आंसर हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर, राजस्थान का जो राज्य सूचना आयोग होता है वो सूचना नहीं देता है, तो उस कितनी राशि का जुर्माना उस पर लगता है साथियों। तो उसका जुर्माना लगेगा उसके ऊपर 25,000 रुपए का। कितने का, 25,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा साथ में। के लिए 64 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या आएंगे साथियों आपके सामने, राजस्थान में जो राज्य वित्त आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम राजस्थान के अंतर्गत है, तो साथियों उसका नाम हो जाएगा के गोयल। कौन है, के गोयल, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान में जो नियोजन विभाग होता है उसकी स्थापना कौन से सन के अंतर्गत हुई थी साथियों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। कौन, 1953 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन है कि कथनों को ध्यान पढ़ना है साथियों। तो पढ़ना है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है। अगर टीकाराम पालीवाल हैं साथियों, जो जो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल करेक्ट आंसर, उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही संभाला था पद है। दूसरा क्वेश्चन है कि हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या है, हरिशंकर जो भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों इसके अंदर सी, यानी कि पहला व दोनों कथन, यानी कि पहला दूसरा दोनों कथन ही इसमें सही हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर का क्वेश्चन है पहले साथियों हमारे पास की राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील किया जाता है। यानी कि जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 होता है उसके अंदर जो कितने दिनों के अंदर द्वितीय अपील यानी कि दूसरी अपील पहली प्राधिकारी निर्णय के विरुद्ध होता है उसके दूसरे अपील कितने दिनों के अंदर करते हैं साथियों, दूसरे अपील इसके अंदर करते हैं साथियों। ओके, तो दूसरे अपील 15 दिन में, 15 दिन में 30 दिन के अंतर्गत करते हैं साथियों। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंतर्गत इसकी अपील होनी चाहिए। इसके बाद में खारिज कर दिया जाएगी अपील यदि किसी प्रकार की आप अपील करोगे तो साथियों।
ओके। 69 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलपति होते हैं। क्या है? राजस्थान के जो राज्यपाल के पद होता है उसका कुलाधिपति कौन होता है? तो उसके कुलाधिपति कौन होते हैं साथियों? वह होता है डी, यानी कि समस्त राज्य एवं निजी विद्यालयों के साथ नित्य राजस्थान की भूभाग के कार्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय की ये उसका काम होता है मेरे प्यारे साथियों। ओके। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया था? क्या है? निम्न में से ऐसा राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री कौन है जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्या लगा? राष्ट्रपति का शासन है, यानी कि इसका शासन चलेगा, यानी कि इसका कहना मानेंगे तो किसके चलेगा? तो भैरव सिंह शेखावत के काल के अंदर के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन लगाया था सबसे ज्यादा। याद रखना है कि कौन से? भैरव सिंह शेखावत का। क्लियर हुआ? 71 नंबर क्वेश्चन है कि निपुण भारत मिशन कौन सा मिशन है? निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है किसके लिए? किस कार्य के लिए? किस कौन सी चीज के लिए ये कार्य किया जा रहा है? इसके ऊपर शिक्षा मंत्रालय की, यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो सुधार है तो उसके जो कुछ कार्य है उसके लिए इसमें सबसे ज्यादा क्या करता है? सुधार करते जा रहे हैं साथियों, इसके लिए इसमें कार्य कर रहे हैं। अगला 72 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके सामने, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? क्या 1 रुपए का जो नोट होगा उसके किसके उसके ऊपर किसका हस्ताक्षर तो है मेरे प्यारे साथियों? तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करके सोच समझ गवर्नर RBR करके आओगे, लेकिन ये बिल्कुल कर तो हो जाएगा। इसके हो जाएगा सचिव वित्त मंत्रालय का। किसका? सचिव वित्त मंत्रालय का होता है। एक बार आप 1 रुपए का नोट लेना, उसके ऊपर हस्ताक्षर देखना, सचिव वित्त मंत्रालय का रहेगा। और अभी जो वर्तमान के अंदर किसी प्रकार का 10 का 20 का 23 का नोट है उसके ऊपर शक्तिकांत दास का। किसका? शक्तिकांत दास का आपको ऊपर नोट हस्ताक्षर मिलेंगे साथियों। क्लियर हुआ? 73 नंबर क्वेश्चन है कि ये आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है साथियों। ई श्रम पोर्टल, यानी कि ई श्रम पोर्टल उद्देश्य, यानी कि ई श्रम पोर्टल आप सभी जानते हो, ई श्रमिक कार्ड का क्या बोलते हैं? ई श्रमिक कार्ड बोलते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? तो आप सब पता नहीं, असंगठित कामगार एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। तो क्या करेंगे? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्र, यानी कि जो असंगठित लोग, किसी भी वो बेरोजगार है, उसके पास किसी प्रकार का कामकाज नहीं है, तो उसे असंगठित कामगार, यानी कि उसके पास भी किसी प्रकार का कामकाज नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रीय डेटाबेस में उसको शामिल करना, ये उसका कामकाज है, ई श्रम पोर्टल ही है। ओके साथियों। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या है? 15वें जो वित्त आयोग था, 15वें वित्त आयोग के उसका अध्यक्ष, यानी कि 15वें नंबर का अध्यक्ष कौन था? साथ इस प्रकार समझो आप, तो उसका नाम हो जाएगा साथियों NK सिंह। कौन हो जाएगा? NK सिंह 15वें नंबर के क्या है? अध्यक्ष वित्त आयोग के। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? क्या है? राष्ट्रीय कैंसर मिशन था साथ ही उसको किस योजना के तहत उसको लॉन्च किया गया था? आप सभी को पता है कि उसको किस प्रकार से लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसको तो राष्ट्रीय कैंसर मिशन को लॉन्च किया गया था मेरे प्यारे साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 76 नंबर का कि प्लाइंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? क्या है? प्लाइंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? सभी को पता है साथियों, ये पुस्तक लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने। किसने किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी थी, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्लियर? अगला 77 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है साथियों? तो आप क्या लिखे? क्या होगे? बहुत सारे लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण, लेकिन इसका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको लिखना है उच्च उत्पादन किस्मों के बीच हो जाएगा हरित क्रांति से संबंधित। एक क्वेश्चन होता है नीली क्रांति, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? उसके ऊपर आपको लिखना है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से आपको लिखना है। एक खेती और होती है पीली क्रांति। पीली क्रांति ना फूल से संबंधित। ओके, ये आपको सारी क्रांति जितनी क्रांति होती है मैं एक बार आपको बता दूंगा, उसके अंदर आपको देख लेना है। 78वां क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो अवधारणा है कौन से वर्ष में शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे साथियों? तो 2010 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर हुआ? अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण के परिमाणात्मक विधि है? क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने बैंक दर। कौन सी? बैंक दर बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। किसी प्रश्न का आंसर गलत लगे आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सब मुझे ये प्रश्न गलत है, एक बार इसकी व्याख्या करके मुझे बताया तो मैं कमेंट में पोस्ट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर इसकी पोस्ट डालूंगा साथ में। पश्चिम बंगाल किसान है कि सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? क्या कि सन 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंदर कितने जिले के साथ जिसको इसके अंदर समाहित किया गया था, इनके इसके अंदर शामिल किया गया था साथियों? तो इसका आंसर होगा 7 जिले। कितने? तो 7 जिले तो किसके अंदर शामिल किया गया था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंदर 7 जिलों को शामिल किया गया था। क्लियर हुआ? 7 जिले आपको याद रखना। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? वर्तमान में राजस्थान में जो आर्थिक नियोजन
के क्षेत्र होता है उसके अंदर किस प्रणाली को सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को इसके अंदर अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास की मनरेगा यानी कि जो गांव के लोग क्या हमारे खाड़ियां बोलते हैं कि मनरेगा यानी कि नरेगा के अंदर बोलते हैं, गांव के लोग क्या बोलते हैं, नरेगा में जा रही हूँ मैं तो। ओके, तो मनरेगा की तरफ पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना होती है जो लागू की, तो सभी को पता है कि यह इंदिरा गांधी शहरी योजना, शहरी रोजगार गारंटी, यानी कि जो इंदिरा गांधी होती है उसके अंदर जो राज शहरों को भी इसके अंदर रोजगार मिलता है साथियों। क्लियर हुआ, तो आपको इसमें याद रखना है सी नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2011 में 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। यानी कि 2021 के अंदर किसके भंडार मिले हैं, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। तो कौन सा जिला ऐसा है जिसके अंदर ये भंडार मिला था मेरे प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने 85 नंबर का नहीं है, ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो बी यानी कि जैसलमेर के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्लांट मिले थे मेरी प्यारी साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का कि मिलान करना है, तो मिलान किस प्रकार से करना है, तो देखिए तो अजरक प्रिंट ये कहाँ पर है सब साथियों, तो अजरक अजरक प्रिंट आपको सभी को पता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके सामने हो जाएगा शायद बाड़मेर में। ओके, तो इसको आपको लगाना है बाड़मेर में स्थित है। ओके, दूसरा है आपके पास की पावर लूम कपड़ों छपाई, क्या है पावर लूम जो कपड़ों की छपाई होती है वो कौन सी जिले के अंतर्गत होती है मेरे प्यारे साथियों, तो वो होती है बालोतरा। कहाँ पर होती है, बालोतरा के अंदर इसकी छपाई होती है। अगला है मोटड़ा, तो ये मोटड़ा है तो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, तो मोटड़ा आपके सामने हो जाएगा जोधपुर में, और मसूरिया आपके सामने तो खेतों में हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से तो सी, ओके, तो सी पर आपको टिक लगा देना, इस प्रकार से आपको टिक लगा के आना है, मिलान नहीं करना है, टिक लगाना है बस। तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित ने सिंचाई परियोजना और जिला है, यानी कि जो सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, इसका उदय क्या है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सम्मिलित ये निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसके उत्तर हो जाएगा आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपके सामने सावन भादर कोटा में, बिल्कुल सही है। तो सोमकार का उदयपुर में नहीं है और उदयपुर में ही है, प्रवन लिप्ट जयपुर में है, और सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है, तो कौन सा, जयपुर से प्रवन लिप्ट ये जयपुर में नहीं है साथियों, क्योंकि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी आपको लगा के आना है पहले साथियों। अगर 86 वाक्य सुनिए कि बोर यानी कि BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्त कार्य जयपुर के सामान्य से चलाया जा रहा उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, तो सबको पता है जो भिक्षुओं का पुनर्वासन है, जो भिखारी होते हैं उनका भी अच्छा जीवन चल सके, इसलिए ये BHOR जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है साथियों, बस इसको भी आपको याद रखना है। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ साथियों, पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे इनमें से बहुत सारे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मूंगफली के उत्पाद में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, मूंगफली के उत्पाद में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है मेरे प्यारे साथियों, तो शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा आपकी दूसरा, दूसरा बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा द्वितीय मूंगफली के भारत में आपसे पूछ लिया जाएगा मूंगफली के उत्पाद में भारत कौन सा नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मूंगफली में दूसरा स्थान कौन सा है, तो आपको लगाना है कौन सा लगाना, राजस्थान, आपको टिक लगा के आना है मेरे पहले साथियों। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में संचालित सूखा संभावित सत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, तो 75:25 रखा गया, कितना 75:25 रखा गया है पहले पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है, तो राजस्थान में सीमेंट का कारखाना प्रथम बार यानी कि सबसे पहले सीमेंट कहाँ पर स्थापित है, सबसे पहले सीमेंट कहाँ बनाई गई थी साथियों, तो लाखेरी के अंदर, कहाँ पर बनाई गई थी, लाखेरी के अंदर सबसे पहले सीमेंट का बनाई गई थी मेरे भाइयों। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों कि निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला है, कि निम्न में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाभार्थी यानी कि इसको सबसे पहले क्या मिला है, सबसे पहले इसको लाभ मिला है, लाभार्थी जिला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, लाभार्थी यानी कि उसको लाभ नहीं मिला है। नहर परियोजना कौन सी, नहर इंदिरा गांधी, तो सबको पता होना चाहिए कि सुनी तो जोधपुर ऐसा जिला है साथियों जिसको जो नहर परियोजना कौन सी गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका अभी तक लाभ नहीं मिला है पहले साथियों। 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे पहले साथियों हम कि हाल ही में खबरों क्या है, हाल ही में खबरों में रहा प्रक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो प्रक आपके सामने शिक्षा आपके आता है ना कि तो ये ऐसा ऐसे बात है प्रथम प्रक टेस्ट, पर आप लिखते हो कॉपी में प्रथम प्रक टेस्ट, तो ये आया शिक्षा से संबंधित है साथ ही बहुत सारे लिखेंगे, इसमें दो से संबंधित लिखेंगे बहुत सारे।
92 नंबर के क्वेश्चन है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? क्या हो जाएगा कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया? तो इसका सबसे पहले कहां पर स्थापित किया था? डी यानी कि जैसलमेर के अंदर सबसे पहले हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया था साथियों। ओके, हो गया क्लियर। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारे पास 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो ये कहाँ से काम कहाँ चला गया था? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको तो ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कथन को असत्य से असत्य लगाना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य हो जाएगा साथियों। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने कौन 93 नंबर का क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने, एक मिनट देख लेते हैं, पढ़े सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों हम। तो पहला है कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो कहते बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। दूसरा है कि जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति, बिल्कुल सही है। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के संसद सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला कि वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के देख राजस्थान से, बिल्कुल गलत है भाई। ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके सामने। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके सामने सी। 1, 2 और तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा और चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा सारे। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव सबको पता होना चाहिए कि उसका अध्यक्ष से साथियों सचिव है कि एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव वर्तमान के अंतर्गत है साथियों। जब की बात हो रही है पहले ही अगेन आपको वर्तमान आपसे पूछ लिया जाएगा वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो वर्तमान को आपको ठिकाना आना है साथ में। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? सीमा द्वारा 2022 के अंदर चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल के जनवरी के अंतर्गत। तो कौन सा अभियान चलाया गया? तो उसको आपको याद होना चाहिए। तो ऑपरेशन सर्द हवा का जो ऑपरेशन चलाया गया था सभी। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुस्तक डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था। उसकी किस कृति के लिए, यानी कि उसने कौन सी पुरस्कार का क्या नाम था? डॉक्टर माधव हाड़ा, यानी कि वो फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार था, उसका नाम बिहारी के रहने वाले थे तो बिहारी पुरस्कार था। कौन सी करता है ऐसी कौन सी रचना थी उसके जो उसके ऊपर बिहारी पुरस्कार उसको मिला था? तो उसकी रचना थी मेरे प्यारे साथियों पंचरंग चोला पहर सकेरी। कौन सी? पचरंग चोला पहरी सकेरी, ये उसकी पंचरंग यानी 5 रंग का जो चोला पहन रखी है सब मेरी सहेली, इस प्रकार ये जो उसकी करती है वो उसके ऊपर उसको बिहार पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था पैसा से। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? ओके, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कौन से को? हैदराबाद को उसमें सब दिया गया है पहले साथी में। अगला 98 नंबर का क्वेश्चन है पहले साथी आपके सामने कि जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो कौन से कहाँ पर आयोजित की गई थी मेरे प्यारे भाइयों? तो ये आयोजित की गई नागपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? नागपुर में आयोजित की गई थी प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर का कि हाल ही में जो 2022 के अंतर्गत हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका बिल्कुल 2022 की बात हो रही है, वर्तमान में कि 9 अप्रैल 2022 को, तो 2022 की बात हो रही है ना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, गाजी खान वरना। कौन? गाजी खान वरना हो जाएगा आपके सामने। ओके, 100 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन है? क्या है? फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो इसका आंसर आपको लिखना है इगा स्वियातोक। कौन है? इगा स्वियातोक, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लिख के देना है प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसी समूह में ग्राफिकल फाइनल एक्सटेंशन है? निम्नलिखित में से किसी ऐसा कौन सा समूह है जिसके अंदर फाइल एक्सटेंशन, आप बहुत सारे गलत करके आओगे, बस आप गलत नहीं करना है मेरे पाइए। तो आज में आपको डी करना है जेपीजी GRBS। यदि अब इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा आप इंग्लिश में कर लेगा JPG हो गया। ओके, यहाँ पर आपको जी फिर से एक मिनट दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो, सी करना है। तो JP और G। ओके, यहाँ पर GIF। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना है BMP। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यदि आपको हिंदी के अंदर समझ में नहीं आएगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि फुल फॉर्म आजकल ज्यादा लिखते हैं इसलिए समझ में आ जाती है जल्दी। ओके, अब 102 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है कि स्तंभ से आपको मिलान करना है। तो 102 नंबर का
मिलान आप कर सकते हो ना, तो बस मिलान तो चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना है बारकोड। बारकोड जो होता है क्या काम आता है, क्या काम आता है, तो सभी को पता है कि बारकोड आता है डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल। जो किसी प्रकार से यदि किसी प्रकार की चीज खरीदते हैं कि जैसे कि तो तेल की चीज खरीद ली, कोई माचिस खरीद ली, कोई किसी प्रकार की भी चीज खरीद ली, इस प्रकार से जो आता है ना वो क्या काम होता है, वो आता है ओम एम आर। जो परचून की दुकान से जो भी चीजें खरीदते हैं वो ओम आर सॉरी हमारे बार कोड्स के लिए हमें काम आता है साथियों। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बात करें हम क्यू आर कोड की, तो ये वाला क्यू आर कोड, क्योंकि हम बारी बारी से देखेंगे सभी को आपको समझाऊं, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। तो क्यू आर कोड किस काम आता है, सभी को पता है कि ऑनलाइन पेमेंट लेने में काम आता है। क्या करने में, ऑनलाइन पेमेंट्स लेने के अंदर काम आता है। अब एक चीज है कि ओम एम आर, आपको समझना है कि ओम आर क्या है। तो ओम आर शीट आती है एक, आपको किसी प्रकार से यदि कि आपने किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी की तो ओम आर शीट आती है ना, तो वो होता है कि वास्तविक प्रकार की परीक्षाएं होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की एबीसी वाली, वो होता है साथ में। क्लियर हुआ। अब आपकी चीज हो रहा है कि एम कहाँ पर रह गए, बारकोड हो गया, ओमार हो गया, और यहाँ पर एक चीज रह गई है साथियों, ओशियार। तो ओशियार आपको करना है छिपे हुए पेज का एट्रिब्यूटल टेक्स्ट निकालना, ये इसमें हो जाएगा। क्लियर हुआ, हो गया क्लियर, पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। इस प्रकार से आपको ये करना है। यदि गलत हो जाए तो मुझे एक बार बताना, तो बिल्कुल आपको सामने लिखना है 102 के अंदर आपको लगाना है साथियों ए। ओके, ये आपको लगा देना, टिक लगा देना इस प्रकार से। 103 नंबर क्वेश्चन है कि एम एस वर्ल्ड, जो एम एस वर्ल्ड होता है आपको सबको पता है, एक बार डाउनलोड करके देना, बहुत खतरनाक चीज है ये भी, एम एस वर्ल्ड वाला। तो एम एस वर्ल्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्तर पर जाने के लिए किस स्ट्रोक है, क्या है स्ट्रोक है, ये खतरनाक क्वेश्चन भैया। तो इसमें आपके सामने क्या हो जाएगा, तो इसके सामने आपको शिफ्ट एफएस लिखना है, क्या शिफ्ट एफएस इसमें कर देना है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि एम एस एक्सल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है, जो ये दिया गया एम एक्स एक्सेल में कौन सा सही फॉर्मूला है, तो उसका दिमाग लगाना है आपको। तो इसमें देगा आपके सामने बी वाला, यानी कि पावर 2 और 3 डॉट यहाँ पूर्ण अब यह आ जाएगा विराम। ओके, आगे है कि एन टी एफ का मतलब है और इसे दोबारा विकसित किया गया है। एन टी एफ की आपको फुल फॉर्म बतानी है और इसे किसने विकसित किया था साथियों, तो इसमें हो जाएगा आपके सामने न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसको विकसित किया, फाइव पे लाया गया था साथियों। ओके, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन है कि लाईफाई के बारे में कथनों का विचार करें। क्या है, लाईफाई के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन तो सही है और कौन सा कथन आपके सामने गलत है। तो आपके सामने इसका आंसर बताऊं, तो पहले इसको कथन को पढ़ लेते हैं साथियों हम। ओके, तो पहले कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्यतः बल्ब का उपयोग करता है। ओके, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सामान्यतः बल्ब का उपयोग करता है, नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों ये। दूसरा है कि यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रस का उपयोग करके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि लाईफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, बिल्कुल गलत है। अगला है कि लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, बिल्कुल सही है। तो इसका डी आप करेक्ट आंसर कर देना है, टिक लगा के आ जाना है बस। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का कि जैव विविधता से संबंधित सही कथन का आपको चयन करना है। तो जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता से जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। क्या है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है भाइयों की अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम का जो, तो अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए कहता है ना ये, इस प्रकार से डोर में इस प्रकार से, तो अल्प विराम यानी कि थोड़ा रुक के चलो, तो जीवाणु उस प्रकार के जो आकार होता है वो क्या कहलाते हैं, तो कहला वीब्रियोए, क्या वीब्रियोए कहलाते हैं। ओके, इस प्रकार आपको लिखना है। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 48। ओके, 48 आपको लगाना है, 48 हो गया, 12 18, तो इसमें हो जाएगा आपके सामने 36 ओम होगा साथी, कितना 36 ओम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 110वां, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो स्थिर रहती है, उसकी जो कुल ऊर्जा स्थिर रहती है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का कि ये आपको मिलान करना है, मिलान आप खुद से कर लीजिएगा, साथ ही पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप कर लीजिएगा ताकि। अब अगला क्या है 112 के निम्न पर विचार करें। क्या है, निम्न पर जो दिए गए उस पर विचार करना है, कौन सा, अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सप्ताह मंडल ओजोन के यहाँ से उसको नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, तो उसमें आपको लिखना है हेलोन्स। हेलोन्स, ओके, तो केवल 3 यानी कि डी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फिर भी।
प्यारे साथियों। ओके, ये हो गया, क्लियर हो गया ना ये भी। अब आगे देखेंगे 113 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि OTEC का अर्थ है कि OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी को पता है कि इसका होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। तो इसकी जो पूरी मीनिंग होती है तो वो कहते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण। जो महासागर का जो ताप ऊर्जा होता है उसको रूपांतरण करता है मेरे भैया। ओके, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, फुल फॉर्म होती है इसकी। 114 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे। तो देखिए, तो बच्चों में सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, मतलब मत समझना खुशी भाई मेरे भाई, कि लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है। यानी कि जो जो बड़े होते हैं कि शुरुआत के साथ ये नहीं, यौवन जो होता है ना, यौवन सिकुड़ जाता है, और वसा दोबारा जो वसा होती है उसके लिए प्रतिस्थापित हो जाता है। तो वो कौन सी ग्रंथि होगी, तो वो आपके सामने ग्रंथि हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, थाइमस ग्रंथि। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। एक बार थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ लीजिएगा, किसी और क्यों सुना सकते हैं इससे। 115 नंबर का क्वेश्चन है कि ईश्वरों के बारे में सही कथन का चयन आपको करना है। तो इसके अंदर आपको लिखना है, साथ ही मेरे प्यारे भैया, तो ऊपर कर लेते हैं हम इसको। तो ईश्वरों के अंदर क्या होगा, तो देख पढ़ लेते हैं इससे। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, उसे 1975 में यूएस यानी कि अमेरिका द्वारा प्रेषित किया गया। बिल्कुल सही है भैया। दूसरा है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसरो की मास्टर एंड कंट्रोल फैसिलिटी शासन में स्थित है। बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बिल्कुल ए हो जाएगा इसका पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीनों इसके अंदर तो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाइयों की, एक व्यापार कोषी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एक 10% की छूट देता है। आगे क्या मूल्य पर 20% एवं 10% की छूट देता है कुर्सी पर। यदि कुर्सी का मूल्य 2,000 रुपए है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, 20% के हिसाब से या 10% के हिसाब से। तो इसके अंदर चुकाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो एक बार इसका मिलान विलान करके यहाँ पे, तो डी यानी कि 1440 रुपए इसका चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा, 1440 रुपए चुकाना पड़ेगा। उसको किस प्रकार से निकालना, मूलधन आपको लिखना है, दर आपको लिखना है, और इस पर वो नहीं है तो उसमें नहीं लिखा, यानी कि समय नहीं है तो नहीं निकालना है। पहले समय निकालना है, इस प्रकार निकालना है। 117 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। यदि यदि हम शिक्षक को छोड़ दे तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम जाते हैं। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कभी काम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। 38 वर्ष आ जाएगी, कितनी, 38 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी साथियों। 118 को छोड़ देते हैं हम इसमें, क्योंकि इसका बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, इसलिए मेरे पास इसका उत्तर 10,000 आया था साथियों। ओके, यदि आप इसका निकालना है कितना आ रहा था, मेरे 10,000 आया था, लेकिन 10,000 गलत है इसमें। 119 होगा। तो दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार हैं बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही उम्मीदवार लड़ाई लड़ ली। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों 65 मत प्राप्त किए, एक के कितने आए, 65 आ चुके हैं, और 420 मतों से विजय हो गए। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाली गई कुल मत की संख्या कितनी होगी, पूरी कितने वोट आए उसके, तो उसकी आई है सारी 1300 वोट। कितने, 1300 वोट आए, जिसमें से 420 वोट से उसकी विजय हो गए सारी। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का कि यदि ए की आयु क्या है साथियों, यदि ए की आयु बी की आयु 3-5 गुना है तो सी की आयु बी की आयु से 6/5 गुना है, तो सी की आयु का ए की आयु से अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, 120 के अंदर आपके हो जाएगा बी वाला, यानी कि 2:1 हो जाएगा। ओके, ये इसको आपको करना है मेरे भैया। ओके, 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 21, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत खतरनाक वाले, इसलिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा सारे, टेलीग्राम पे डालूंगा उसका सॉल्यूशन। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ ये है, क्या है, डिमुक्स है, तो उसी भाषा में विक्टोरी का अर्थ क्या होगा, तो आपको ये लिखना है। ओके, सी वाला इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। 127 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों हम, कि ए बी की बहन है, क्या है, ए बी की बहन है, और सी बी की माता है, कितना है किसने भाई, और डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ये किस प्रकार डी से संबंधित है। खतरनाक है मेरे भाई। पहले आपको माता पिता के अनुसार जमाना है, इस पे फिर इसको निकालना है कि ए तो हमारी बहन, ए इसकी बहन है और सी इसकी माता, इस प्रकार। तो इसका हो जाएगा पौत्री, यानी कि पुत्री, पुत्री यानी कि जो दादी, पौत्री हो जाएगी ना। तो डी ए, यानी ए कौन है, दादी है, और ये कौन है डी, ये उसकी पोती है, कौन है, पोती। ओके,
तो आपके सामने सी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सी करेक्ट इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 128 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। एक पंक्ति दी गई, उसको 4 चौथे नंबर पर बिठाया गया दाईं ओर। अब वह दाईं छोर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में दाईं छोर से उसका पूर्व पूर्व में स्थान क्या था? तो आपको ये लिखाने के लिए बहुत मेहनत लगनी पड़ेगी। तो यानी कि 14वां स्थान था साथियों, कितना? 14वां स्थान। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर का कि दिए गए विकल्पों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको देखनी है, गलत संख्या कौन सी होगी? तो इसमें 266 है साथियों, कौन सी है? 260 इसमें बिल्कुल गलत है। ओके, सही है। अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का। हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है यार। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका कितना आंसर हो जाएगा। 130 निम्न में चित्र में कितने त्रिभुज है? इसमें मुझे 12 दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक यह हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गई, क्लियर हुआ। और ये वाला, ये वाला, ये 10 हो गई। और ये वाला 11 हो गया, 11 हो गया, क्लियर हुआ ना? अब एक 11 हो गया और दो कहाँ से? 12 13, दो कहाँ चले गए बिना? और ये वाला ये भी आ गया। इस प्रकार से कंफ्यूज हो रहा था यार मैं। ओके, एक बार इसका मुझे बताना है कि किस प्रकार इसका आंसर आएगा। अच्छा 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 अच्छा, एक इस प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा ना यार। ओके, क्या ये 12 हो गए और एक इधर वाला भी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार और इसमें हो जाएगा, इसमें होगा एक, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ओके, यहाँ पर 13 बिल्कुल सही हो जाएगा, सी यानी कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट। 13 इसमें चित्र बने, कितने चित्र बने? 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगी आपके हिंदी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन से वाले? हिंदी वाले क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर। तो अब देखो, इनको बारीकी से देखेंगे हम। 131 नंबर क्वेश्चन की अयाधी स्वर संधि की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो बिल्कुल इसमें आपके सामने हो जाएगा 131 में। तो इसमें विधायक यानी कि विधेय प्लस आके, तो इसमें ये विधायक नहीं होगा। संधि विच्छेद उसका होना चाहिए कि दोनों पदों का कुछ ना कुछ महत्व निकले, कुछ ना कुछ महत्व निकले, तभी इसका विध प्लस एक हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको इसका संधि विच्छेद भी आना चाहिए। 132 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके सामने हो जाएगा साथियों 132 में संघर्ष। संघर्ष कैसा होगा? सही है, सही है, सही है। संघर्ष यानी व्यंजन वर्णों के संबंध, जो व्यंजन वर्ण हो गया ना, उसके संबंध में बीच के अंदर वाक्य आ रहा है ना इस प्रकार से, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर बाद में इसमें ये भी गलत है भाई, और ये भी गलत है। ओके, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब अगला देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द हैं। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा इसमें साथियों विदूषक हो जाएगा। विदूषक होने का भारत वाक्य हो जाएगा। नाटक के लिए भारत वाक्य हो जाएगा। 134वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस विकल्प के सभी उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है मेरे प्यारे भाइयों, बी के अंदर विचारणीय पारिवारिक औपत्तिक हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है 135 नंबर का कि निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें उज्जैन में अनेक दार्शनिक स्थल देखने योग्य है। ओके, क्या उज्जैन में अनेक दर्शन ऐसे हैं जो देखने योग्य है। 136वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसमें आपके सामने हो जाएगा 736 में नियतन। एक बार इसका देखना, नियतन नहीं हो कुछ और होगा। 136 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा ऐसा वाक्य है इसमें, जिस शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो अंधविश्वास है जिसमें इसमें नहीं हुआ, इसमें कर्मधारय होगा। कौन सा? कर्मधारय होगा। ओके साथियों, 138 नंबर क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से अंशसंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सामने हो जाएगा साथियों 138 के अंदर ए आज्ञा अवगा आधुन नूतन अस्ति नास्ति। 139 नंबर का क्वेश्चन है असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें जाएगा आपके सामने से माताजी प्रतिदिन भाग में जाते हैं। माताजी प्रतिदिन भाग में जाते हैं, ये इसके अंदर हो जाएगा।
140 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निम्नलिखित विशेषण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, चिंता। चिंता। ओके साथियों, तो बिल्कुल हमारे पास 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मॉडल पेपर के अंदर। अगर किसी प्रश्न को छोड़ भी जाए तो 120 क्वेश्चन आ गए आप। ओके, तो सभी क्वेश्चनों से अब सभी दोस्तों से निवेदन है कि सारे क्वेश्चनों के बाद अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्या सारी दूसरी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, करंट तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। साथ ही सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। यदि सीईटी के अंदर आपको जिंदगी बनानी है, अच्छी तरीके से पास होना है साथियों, यदि ग्रेजुएशन सिलेक्शन की आपको पास होना है तो अच्छी प्रकार से तैयारी करवाऊंगा साथियों। 1 महीने की तैयारी के अंदर आप बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाएंगे साथियों। तो जय हिंद जय भारत साथियों।